प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष की शुरुआत जो कर रहे हैं, बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर को लेकर आए हैं और प्रथम पेपर के अंतर्गत हम इकाई नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। तो इकाई 4 में हमारे पास जो सिलेबस रहेगा वो इस प्रकार है। सबसे पहले जैसे बीए पार्ट प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर में इकाई नंबर 4 की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमें आदिकाल का वर्णन करना है, भक्ति काल का वर्णन करना है, आदिकाल और भक्ति काल को विस्तार पूर्वक पढ़ना है, जिसके अंतर्गत परिचयात्मक इतिहास लेखन परंपरा, यानी इतिहास कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उस इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो नामकरण, काल विभाजन, परिस्थितियां, सीमा का निर्धारण और विशेषताएं। उसके बाद जैसे भक्ति काल में प्रचलित जो धाराएं थी उसका अध्ययन करना है। तो हमें बीए प्रथम वर्ष में प्रथम पेपर में इकाई नंबर 4 के अंतर्गत आदिकाल और भक्ति काल को पढ़ना है, जिसमें इतिहास लेखन परंपरा है, नामकरण है, काल विभाजन है, परिस्थितियां हैं, सीमा निर्धारण है, विशेषताएं हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं और प्रमुख कवियों का परिचय देना है, साथ में भक्ति काल की धाराओं को पढ़ना है। तो आइए आज हम इकाई नंबर 4 के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आदिकाल को शुरू करने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है आदिकाल, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें हमें संपूर्ण इतिहास को हम 4 भागों में बांट कर चलते हैं। जैसे पहला इतिहास जो काल है वो है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसमें हमने बीए द्वितीय वर्ष में रीतिकाल का अध्ययन कर चुके हैं, बीए फाइनल के में आधुनिक काल का अध्ययन कर चुके हैं, जबकि जो आदिकाल है और भक्ति काल है वो बीए प्रथम वर्ष में लगता है। तो आज हमें बीए प्रथम वर्ष में आदिकाल पढ़ना है। तो आदिकाल के दौरान हमें कौन कौन से विषयों और टॉपिक पर हमें बात करनी है वो देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जिसे आदिकाल इतिहास लेखन की जो परंपरा रही है उसका अध्ययन करना है, नामकरण से संबंधित बात करनी है कि आदिकाल का नामकरण क्या रहा, कैसे रहा और किस विद्वान ने कौन सा मत दिया, कौन सा नाम दिया। इसके बाद काल विभाजन की बात होगी, इसके बाद परिस्थितियां और प्रवृत्तियां या विशेषताएं, इससे संबंधित इस टॉपिक में हम आज बात करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि आदिकाल का नामकरण बताते हुए विभिन्न विद्वानों के मतों की विवेचना करिए। यानी आदिकाल से संबंधित हमें नामकरण से संबंधित किस विद्वान का क्या नामकरण रहा, क्या नाम उन्होंने दिया, क्या विशेषताएं थी, वो सब इसमें बात करेंगे। तो सामान्य विवेचन से हम शुरुआत करते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो सर्वाधिक विवादास्पद काल है, यानी हिंदी साहित्य के दौरान जो आदिकाल रहा उसमें सर्वाधिक विवाद हुए उसके नामकरण को लेकर। विद्वानों में विभिन्न मत रहे, कोई विद्वान कहता है इसका नाम वीरगाथा काल है, कोई कहता है सिद्ध सामंत काल है। तो यानी एक विद्वान के मत एक जैसे नहीं रहे। तो हिंदी साहित्य में जो सर्वाधिक विवादास्पद जो काल रहा वो रहा आदिकाल, और इसके नामकरण को लेकर पर्याप्त मतभेद हैं और इसी कारण से इसके नाम जो है वो अलग अलग रहे। तो जैसे हम इसका अध्ययन करेंगे तो सर्वाधिक काल, सर्वाधिक विवादों वाला काल कौन सा रहा, आदिकाल। और इसमें विभिन्न नाम मिलते हैं, विभिन्न नाम मिलते हैं, इसी कारण जो है इसका नाम जो विवादास्पद ये काल रहा था। और कौन से विद्वानों ने क्या नाम दिए, जैसे हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, वीरगाथा।
रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा और सिद्ध सामंत काल जो है वो कहा था राहुल सांकृत्यायन ने, यानी राहुल सांकृत्यायन ने इसका नामकरण किया सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। वहीं पर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा, चारण प्लस संधि काल, यानी दो नाम मिलते हैं, चारण काल और संधि काल कहा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल की संज्ञा दी। यानी कोई कह रहा है वीरगाथा काल है, सिद्ध सामंत काल है, चारण काल है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। यानी हजारी प्रसाद ने क्या कहा? आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल कहा। वहीं पर जो चंद्रगुप्त, वहीं पर गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा। गणपति चंद्रगुप्त ने इसको क्या कहा? प्रारंभिक काल। तो इस प्रकार हमें आदिकाल के बहुत सारे नामों का विवेचन मिलता है। तो इसीलिए यह सर्वाधिक विवादों वाला काल रहा। कौन सा? आदिकाल। इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं, अलग अलग नामों का इसमें विवेचन हमें मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कह दिया, जबकि रामकुमार वर्मा कहता है ये तो नहीं, चारण काल है, संधि काल है। तो हमें पर्याप्त मतभेद देखने को मिलते हैं। तो सामान्य विवेचन ये हो गया। तो अब हमें एक एक विद्वान का मत देखना है कि उन्होंने आदिकाल को विभिन्न नाम क्यों दिए, किस आधार पर दिए, कौन सी प्रवृत्ति विशेषताएं थी, किस आधार पर उन्होंने अपने अपने मत हैं वो दिए। सबसे पहला मत जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था उसके बारे में अध्ययन करना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जैसे हमने अभी अभी बताया कि उन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा। वीरगाथा काल नाम उन्होंने क्यों रखा, किस आधार पे रखा, क्या विशेषताएं थी, क्या प्रवृत्तियां थी, वो हम जरा देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वीरगाथा काल, तो इस जो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, इस काल की अवधि रामचंद्र शुक्ल जी ने बताई है 1050 ईस्वी 1050 संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत। यानी वीरगाथा काल, जिन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, उसकी अवधि जो है 1050 से 1375 विक्रमी संवत रही। इसमें इस काल में उन्होंने वीरगाथा काल इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि इस दौरान वीरगाथा या शौर्य से युक्त जो रचनाएं हैं वो अधिक लिखी गई। यानी वीरतापूर्वक प्रदर्शन हुआ, शौर्य से युक्त जो भी परिस्थितियां थी, जो भी विशेषताएं थी वो विद्यमान थी। यानी वीरतापरक, शौर्यपरक रचनाएं लिखी गई। और ये काल, इस काल में श्रृंगारपरक जो रचनाएं हैं वो कम देखने को मिलती है। यानी श्रृंगारिक जो रचनाएं हैं उनकी प्रवृत्ति जो है वो कम रही, कम रचनाएं उनकी हुई। ज्यादा किसकी हुई? वीरता, वीर रस का प्रयोग सबसे ज्यादा हुआ। किस रस का? वीर रस का प्रयोग हुआ। वीरता पूर्वक, शौर्य पूर्वक रचनाएं लिखी गई। राजाओं का यशोगान, गुण जो वर्णन हुआ, युद्धों का वर्णन हुआ उस समय। इसीलिए उन्होंने जो है आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दे दिया। और इस क्या उन्होंने आधार बताया? 12 पुस्तकों को आधार बताया। 12 पुस्तकों को उन्होंने प्रमाणिक मानकर, उनका आधार लेकर इस जो आदिकाल को है वो वीरगाथा काल का। और वो 12 पुस्तकें जो है वो हैं, जैसे खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की पदावलियां हैं, अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं,
जैसे परमाल रास है, जयमंग जस चंद्रिका है इत्यादि, जो बहुत सारी जो रचनाएं हैं उनको आधार उन्होंने माना। और 12 प्रमुख ग्रंथों को उन्होंने आधार बताया, क्योंकि इस समय वीरों से युक्त रचनाएं इसलिए थी क्योंकि जो कवि थे, जो लेखक थे, जो कवि थे, वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया करते थे। यानी क्यों करेंगे प्रशंसा? क्योंकि वो उसके आश्रय में रहा करते थे और उसका यशोगान गुण वर्णन करते थे, क्योंकि उसके परिवार का भरण पोषण उससे चलता था, बदले में उसे इनाम मिलता, अशरीफियां मिलती थी। तो इन्होंने आश्रयदाताओं की प्रशंसा के ऊपर लिखा। और प्रधान प्रवृत्ति उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो जो रचनाओं को, दो जो प्रवृत्तियों को प्रमुख माना। इसमें एक तो थी प्रधान प्रवृत्ति और एक थी ग्रंथों की प्रसिद्धि। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहने के पीछे दो तथ्य दिए। एक तो उन्होंने कहा कि वो प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर होगा। प्रधान प्रवृत्ति कौन सी थी? इस समय वीरता पूर्वक थी, वीर रस की प्रधानता थी उस समय, वीर शौर्य से युक्त गाथाएं लिखी जा रही थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम जो है वीरगाथा काल दे दिया। और दूसरी जो उन्होंने जो आधार बताया वो था ग्रंथों की प्रसिद्धि। उस समय अनेक प्रकार के वीरता पूर्वक ग्रंथ लिखे गए, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं बहुत कम हुई। जैसे अगर श्रृंगारिक की बात करें तो एक रचना का नाम आता है बिसलदेव रासो, जो श्रृंगार परक रचना थी। इसके बाद जैसे और रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, जैसे जयमंग जस चंद्रिका है, विद्यापति की पदावलियां इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। तो इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे विद्वान की, और दूसरा विद्वान है राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन ने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। और सिद्ध सामंत काल जो है कहने का उनका तर्क, क्या क्या तर्क रहे वो देखते हैं। तो दूसरा है सिद्ध सामंत काल और राहुल सांकृत्यायन। यानी कि राहुल सांकृत्यायन ने वीर आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा था। क्यों? वो देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल की जो सीमा है वो उसको ले गए थे 760 ईस्वी तक पीछे ले गए थे। यानी राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल जो आदिकाल था उसकी समय सीमा बताई थी, वो 760 ईस्वी तक है वो पीछे ले गए। उन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया और कहा कि उस समय जो अधिकांश जो रचनाएं हैं वो अपभ्रंश में हुई, लेकिन उन्होंने इसको हिंदी मान बैठे, हिंदी मान लिया। इसके बाद उन्होंने सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं थी, आदिकाल के दौरान जो सिद्ध और नाथ थे उनकी रचनाओं को भी उन्होंने हिंदी मान लिया, यानी हिंदी की प्रमुख रचनाओं को मान लिया। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहने के पीछे दो प्रवृत्तियों को प्रमुख बताया, वो थी सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति। सामंत यानी वही बात है आश्रयदाता, उनकी प्रशंसा करना। तो सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के आधार पर उन्होंने जो है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कह दिया और उसकी सीमा 760 मानी। अपभ्रंश को उन्होंने पुरानी हिंदी मान लिया। सिद्ध और नाथों की जो रचनाएं थी उनको भी हिंदी में स्वीकार उन्होंने किया। इस आधार पर उन्होंने नामकरण दिया आदिकाल का सिद्ध सामंत काल। तीसरे हमारे विद्वान हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनका नामकरण था आदिकाल, यानी उन्होंने आदिकाल को आदिकाल कहा था। कि किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो तीसरा हमारा पॉइंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी और आदिकाल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम देने के पीछे जो उस समय की जो इतिहास सामग्री थी वो उपलब्ध और अनुपलब्ध, यानी कुछ उपलब्ध थी कुछ अनुपलब्ध थी, उसके आधार पर इसका नामकरण किया था। और इसमें उन्होंने क्या कहा कि जहां पर शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी को हिंदी माना था, अपभ्रंश को शुक्ल जी ने अपभ्रंश को हिंदी माना था, प्राकृताभास हिंदी माना था, उसी आधार पर उन्होंने द्विवेदी जी ने अपभ्रंश को हिंदी नहीं माना। यानी शुक्ल जी का मत के बिल्कुल विरोधी थे। शुक्ल जी ने मत दिया था, उसके विरोध में उन्होंने कहा कि जो आदिकाल है उसमें जो अपभ्रंश है वो हिंदी नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने के पीछे कहने का जो विचार है वो भाषा शास्त्रीय और वैज्ञानिक नहीं है। यानी उनका तर्क था जो भाषा शास्त्र है, भाषा शास्त्र या भाषा शास्त्र जो है वह वैज्ञानिक नहीं है। यानी भाषा शास्त्र के अनुसार यह जो वैज्ञानिक नहीं है, क्या नहीं है, अपभ्रंश वैज्ञानिक नहीं है और वह साहित्यिक अपभ्रंश को सीधे विकसित नहीं हुई है। यानी उनके कहने का तात्पर्य था जो हिंदी है वो सीधे विकसित नहीं हुई है, वो पहले अनेक प्रकार के वैज्ञानिक दौर से गुजरी है, उसके बाद वो सीधे विकसित नहीं हुई है, इसके बाद विकसित हुई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो आदिकाल का नाम है वो जो दिया था उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि कुछ उपलब्ध सामग्रियां थी, कुछ अनुपलब्ध थी। और शुक्ल जी ने जहां अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी माना और कुछ असंदिग्ध रचनाओं को भी बता दिया था, वहीं पर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इसको नहीं माना, हिंदी को प्राकृताभास नहीं माना। उन्होंने उसके पीछे कहा कि भाषा विज्ञान और शास्त्र ये बात स्वीकार नहीं करता कि सीधे ही हिंदी का विकास हुआ है, वो एक क्रम से उसका विकास हुआ है। इसीलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे जो हमारे विद्वान हैं गणपति चंद्र गुप्त, और उसका नामकरण था प्रारंभिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा दी थी, और वह संज्ञा क्यों दी वो देखते हैं कि वे जो हैं गणपति चंद्र गुप्त हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल का विरोध करते हैं। उनके विरोध में वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यानी वे आदिकाल का विरोध करते हैं और उन्होंने कहा कि 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रमाणिक रचनाएं प्राप्त हुई हैं। यानी 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच जो अधिकांश रचनाएं हैं वो अपभ्रंश की रचनाएं होने के कारण प्रारंभिक काल की संज्ञा उन्होंने दी है। और साथ में कहा है उस समय शिलालेखों पर भी रचनाएं हुई थी, जैसे राउलवेल जो रचना है रोड़ा कवि की, वो एक चंपू काव्य है और हिंदी की रचना का उस समय अभाव था। यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि हिंदी की रचना का उस समय अभाव था 10वीं शताब्दी और 14वीं शताब्दी के बीच में, और साथ में प्रमाणिक रचनाएं भी अपभ्रंश की उस समय थी, शिलालेख थे। इसी कारण वे जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल की संज्ञा देते हैं और आदिकाल का विरोध करते हैं। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो नाम दिया था आदिकाल, उसका विरोध करते हैं। और साथ में यह माना जाता है कि यह जो नामकरण है, जो प्रारंभिक काल जो नामकरण दिया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने, वो नामकरण एकदम नवीन है, नया है, नवीन है। और इसके अंदर क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी उसके गुण दोषों को जाना गया है। उसकी आलोचना जो की है उन्होंने, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल नाम की, वो उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, नामकरण बिल्कुल नया है और वे आदिकाल का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि 10वीं और 14वीं शताब्दी में अपभ्रंश की रचनाएं हुई थी, शिलालेखों पर रचनाएं हुई थी और हिंदी की रचना का उस समय अभाव माना जाता है। इसीलिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल का जो नाम है वो प्रारंभिक काल नाम दिया था। अगला विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और उसका नामकरण था चारण काल और संधि काल। उसकी बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल और संधि काल कहा, यानी इन्होंने दो नाम दिए थे, चारण काल और संधि काल। तो काल की अवधि के आधार पर इन्होंने दो भागों में इसको बांटा, एक भाग था संधि काल, एक भाग था चारण काल। तो पहला भाग जो है वो 750 से 1200 विक्रमी संवत का जो काल रहा वो संधि काल रहा था। क्यों? इस समय जो है हिंदी जो भाषा है वो अपभ्रंश का स्थान ले रही थी, यानी उस समय अपभ्रंश की भाषा थी। धीरे धीरे जो है हिंदी की भाषा का विकास हो रहा था, हिंदी अपना स्थान जो है वो ले रही थी।
किस समय? जब 750 से 1200 विक्रमी संवत की बात है, उस समय जो प्रथम उत्थान हुआ था, और इस काल को हमें संधि काल के नाम से जानते हैं। जबकि दूसरा इन्होंने जो नाम दिया था चारण काल, उसकी सीमा उन्होंने मानी 1200 से 1375 विक्रमी संवत, और इस काल में उन्होंने इसका नाम दिया था चारण काल। और चारण काल नाम क्यों दिया था? क्योंकि उस समय जो राजाओं का यशोगान जो है वो चारण लोग किया करते थे। चारण भाट जो जाति है वो राजाओं का यशोगान किया करती थी, उनके गुणों का, उनकी विशेषताओं का बखान किया करती थी गीतों के माध्यम से, क्योंकि वो उसके आश्रय में रहा करते थे। वो गीत लिखा करते थे राजाओं के ऊपर, राजाओं की वीरता पर, चारण लोग। इसीलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा और संधि काल कहा। तो ये था डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम, चारण काल और संधि काल, आदिकाल का। तो हमने इस प्रकार देखा है कि आदिकाल के विभिन्न नाम हमें मिलते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है आदिकाल को आदिकाल कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल इसको कहा था, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको चारण काल और संधि काल कहा। तो ये था इतिहास लेखन का नामकरण, जो आदिकाल का नामकरण है विभिन्न विद्वानों के मत। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल का जो आविर्भाव जिन परिस्थितियों में हुआ उसका विवेचन। तो आदिकाल की परिस्थितियां, आदिकाल से संबंधित जो दूसरा हमारा जो पॉइंट बनता है वो है हिंदी साहित्य के आदिकाल का आविर्भाव जिन परिस्थितियों में हुआ, उन परिस्थितियों का विवेचन कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिस्थितियां किसकी? आदिकाल की। जब आदिकाल का उदय हुआ उस समय भारत में किस प्रकार की परिस्थिति थी, उनको हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे राजनीतिक परिस्थिति, उसके बाद सामाजिक स्थिति, उसके बाद धार्मिक स्थिति, इसके बाद साहित्यिक प्रवृत्ति या स्थिति, इसके बाद सांस्कृतिक स्थिति। यानी हम 3-4 भागों में इसको बांटकर चलते हैं। उस समय समाज कैसा था, समाज की परिस्थितियां, भारत की परिस्थितियां उस समय कैसी थी। तो आइए अब हम जानते हैं परिस्थितियों में सबसे पहली है राजनीतिक परिस्थिति। यानी आदिकाल के समय राजनीतिक परिस्थितियों को देखा जाए तो इस समय अशांति का काल था। यानी जो आदिकाल था वो अशांति का काल था। इस समय अशांति बनी हुई थी। क्यों बनी हुई थी? क्योंकि लगातार युद्ध हो रहे थे, आपसी युद्ध हो रहे थे, विदेशी आक्रमण हो रहे थे, मुसलमान भारत में आ गए थे, और भारत के जो राजा महाराज जो चौहान थे वो आपस में ही लड़ते रहते थे। किस लिए? सत्ता के संघर्ष के लिए। तो इस प्रकार बहुत सारी परिस्थितियां बनी हुई थी। तो अशांति का काल था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत जो है छोटे छोटे भागों में बंट गया था। यानी सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में अनेक प्रकार के अलग अलग राज्य बने हुए थे, क्योंकि अलग अलग राज्य अलग अलग राजाओं के बने हुए थे। अलग अलग राजा आपस में ही युद्ध करते रहते थे, एकता नहीं थी। और उस समय गहेड़वाल, परमार, चौहान, चंदेल इत्यादि राजाओं ने अपने अलग अलग राज्य वो है बना रखे थे और आपस में ही युद्ध करते रहते थे। ये गहलवाल, परमार, चौहान, चंदेल जो है। और विदेशी आक्रमण जो है उत्तरी भारत पर उस समय सबसे ज्यादा हुए थे। उत्तरी भारत से जो है विदेशी आक्रमण हुए, आपसी संघर्ष बढ़ा। उस समय अराजकता का माहौल छाया हुआ था, विद्रोह हो रहे थे भारत में, जगह जगह युद्ध थे। इसीलिए यह काल कौन सा कहलाया? अशांति का काल कहलाया। और क्यों? क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई और भारत खंड में अलग अलग खंडों में बंट गया। तो कह सकते हैं कि आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां स्थिति थी वो छिन्न भिन्न थी, दयनीय थी, शोचनीय थी। तो ये थी राजनीतिक स्थिति। आदिकाल की दूसरी परिस्थिति की बात कर लेते हैं, वो है सामाजिक स्थिति। यानी आदिकाल के दौरान जहां हमने देखा राजनीतिक परिस्थितियों में
जो है वो दयनीय और शोचनीय था। विदेशी आक्रमण हुए थे, मुसलमान आ गए थे, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, छोटे छोटे राजा जो है अपने अपने आपसी संघर्ष किया करते थे सत्ता को प्राप्त करने के लिए। तो अब हम देखते हैं सामाजिक स्थिति उस समय कैसी थी। तो समाज में जो स्थिति थी उस समय समाज की, वो अस्त व्यस्त थी। समाज की स्थिति अस्त व्यस्त होगी, क्यों होगी? क्योंकि विदेशी आक्रमण लगातार हो रहे थे और भारत के जो राजा है वो आपसी संघर्ष को लेकर वो युद्ध करते रहते थे। इस समय समाज में क्या था? इस समय समाज में छुआछूत की भावना थी, बाल विवाह था, दहेज प्रथा थी, जाति प्रथा थी, बहु विवाह था। यानी इतनी सारी कुरीतियां समाज के दौरान फैली हुई थी, समाज में फैली थी। छुआछूत है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बहु विवाह इत्यादि कुरीतियां थी उस समय। और कन्याओं का अपहरण होता था, यानी मुस्लिम जो आक्रमण थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, वो लोग जो है कन्याओं का बलात् जबरदस्ती जो है उसका अपहरण करके वो ले जाया करते थे उनको। तो कन्या का अपहरण उस समय होता था, किस समय? आदिकाल के समय। और काम विलास की भावना उस समय फैली हुई थी, काम विलास, भोग विलास की भावना जो है उस समय फैली हुई थी। और उस समय की एक उक्ति भी प्रसिद्ध है कि 7 साल की कन्या और 8 साल की गोरी, यानी यह किसी कवि या विद्वान की जो पंक्ति है, 7 साल की कन्या और 8 साल की गोरी, यानी इसको देखकर कहा जा सकता है कि समाज में जो है महिलाओं की स्थिति उस समय शोचनीय थी, दयनीय थी। तो जो सामाजिक स्थिति है वो कुल मिलाकर अस्त व्यस्त थी। उस समय अनेक प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे जाति प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत और बहु विवाह, और कन्याओं का अपहरण होता था, भोग विलास की कामना थी, काम विलास की भावना थी उस समय। और यानी भारत का कोई उस समय सम्राट नहीं था, राजा आपस में लड़ते रहते थे और समाज में जो है स्थिति दयनीय थी महिलाओं की। महिलाओं का शोषण उस समय हो रहा था, गरीब लोगों का भी शोषण उस समय हुआ करता था। और एक उक्ति जो है वो चरितार्थ होती है कि 7 साल की कन्या और 8 साल की गोरी। तो ये था सामाजिक स्थिति। बात करते हैं धार्मिक स्थिति की, यानी उस समय जो है धार्मिक स्थिति वो किस प्रकार की थी वो देखते हैं। इस समय समाज में अनेक प्रकार के अनेक धर्म संप्रदाय विभक्त हो गए, यानी अनेक प्रकार के धर्म बन गए, संप्रदायों में विभक्त हो गया समाज। और जहां पर धार्मिक स्थिति की बात है तो उस समय वैदिक भी था, पौराणिक धर्म भी था। वैदिक धर्म था, पौराणिक धर्म था, उसके बाद धीरे धीरे बौद्धों का भी उसमें आगमन हो गया। बौद्ध आए, जैन आए, यानी जैनों का भी धर्म, बौद्धों का भी धर्म उस समय था, वैदिक धर्म था, पौराणिक धर्म था। यानी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से धर्म संप्रदायों की अब मानना करने लगे थे, यानी धर्म संप्रदाय को मानने लगे थे। इसीलिए कहा है कि जो उस समय है वो अनेकानेक धर्म संप्रदायों में विभक्त हो गया था। और साथ में ये धर्म के नाम पर आपस में लड़ते रहते थे, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते थे और मानव के कल्याण के लिए कुछ भी उसमें नहीं करते थे। तो पारस्परिक विद्वेष छा गया, प्रतिद्वंदिता बढ़ गई, एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताना, दूसरे धर्म से और अधिक सर्वश्रेष्ठ बताना, यानी आपसी प्रतिद्वंदिता है उस समय बढ़ गई थी। और उस समय इस्लाम धर्म का भारत में क्या हो गया? आगमन हो गया था। किस समय? आदिकाल के दौरान। और हिंदू धर्म में अनेक शाखाएं हैं वो बन गई थी, यानी वज्रयान, हीनयान, बहुत सारे धार्मिक जो धर्म संप्रदाय हैं वो हो गए थे। आदिकाल के दौरान धार्मिक स्थिति है वो बिल्कुल दयनीय थी, शोचनीय थी, क्योंकि अनेकानेक धर्म और संप्रदाय हो गए, अपना एक कोई धर्म नहीं रह गया था। वेद भी थे, पुराण भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, जो कि आपस में धर्म के नाम पर क्या करते थे? लड़ते रहते थे आदिकाल के दौरान। तो ये थी धार्मिक स्थिति। काल के दौरान अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्थिति, यानी उस समय साहित्य जो है वो किस प्रकार लिखे गए। आदिकाल में साहित्य की रचनाएं हैं वो 3 धाराओं में हो गई थी। 3 धाराएं कौन कौन सी थी उस समय? परंपरागत संस्कृत साहित्य की रचना हुई, प्राकृत अपभ्रंश में साहित्य की रचना हुई और हिंदी में साहित्य की रचना की जाने लगी। और उस समय सांस्कृतिक केंद्र जो थे 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच
जो संस्कृत के जो केंद्र थे वो थे कन्नौज, कांची, कश्मीर इत्यादि बहुत सारे केंद्र जो है वो देखने को मिलते हैं। और जहां पर जैन जो थे गुजरात में रहकर अपने अपने ग्रंथों की रचनाओं को लिखने लगे, यानी जैनों ने गुजरात में ग्रंथों को लिखना शुरू किया। अनेक प्रकार के रसो साहित्य लिखे गए, जैसे पृथ्वीराज रस है, परमाल रस है, खुमार रस है, इस प्रकार के अनेक प्रकार के साहित्य रचे गए। तो साहित्य की स्थिति में तीन प्रकार की धाराएं थी, परंपरागत संस्कृत साहित्य, प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी में साहित्य की रचना होने लगी। के बाद हम बात करते हैं सांस्कृतिक परिस्थिति। तो आदिकाल के दौरान हिंदुओं की जो भावना थी वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, यानी हिंदू जो है धर्म की भावना से ओतप्रोत थे, धार्मिक भावना उसके अंदर थी। जैनों ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे आबू में, पुरी में खजुराहो के मंदिर हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। और उस समय मुस्लिम संस्कृति का विकास भी हो गया था, यानी मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ और साथ में गायन कला का विकास भी हुआ था, क्योंकि उत्तरी भारत में जब विदेशी आक्रमण हुए थे उस समय जो मुस्लिम थे वो भारत में गायन कला को लेकर आए थे, गायन कला विकसित थी। कुछ वाद्य यंत्रों का विकास हुआ, जैसे सारंगी है, तबला है, अलगोजा है, से लोग क्या है परिचित हो रहे थे। तो इस प्रकार हमने देखा कि सांस्कृतिक परिस्थितियों में हिंदुओं की जो भावना है वो धार्मिक भावना थी, धार्मिक भावना से, धर्म की भावना से ओतप्रोत थे। जैन मंदिर थे, जैसे आबू में, पुरी में और खजुराहो में मंदिर थे। मुस्लिम संस्कृति का विकास हो गया था। तो ये था हमारा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल का आविर्भाव जिन परिस्थितियों में हुआ उनका विवेचन। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है अनेकानेक विरोधी तत्वों से युक्त था, व्याप्त था। इसी कारण जो इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको व्याघातों का युग कहा है। अनेक प्रकार के विरोधी तत्व थे। तो आइए हम देखते हैं प्रवृत्तियों को। तो युद्धों का चित्रोपम वर्णन, यानी कवियों ने युद्धों का चित्रों के माध्यम से वर्णन किया, चित्रोपम वर्णन किया है। वीर रस की भावना, श्रृंगार रस की भावना उस समय थी। श्रृंगारिक भावनाएं कम ही देखने को मिलती है, ज्यादातर वीर भावना थी। ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है, ऐतिहासिकता का अभाव है। प्रामाणिकता में संदेह है, यानी कुछ ग्रंथ ऐसे मिले हैं जो प्रामाणिक भी है और अप्रामाणिक भी है। दोनों प्रकार के ग्रंथ हैं। इसके बाद आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा हुई है। कल्पना की प्रचुरता, कल्पनाओं का समावेश उस समय किया गया। विविध छंदों का प्रयोग किया गया, जैसे रोला है, तोटक है, तोमर है, विभिन्न प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया था। और डिंगल और पिंगल भाषा का भी उस समय प्रयोग किया गया था, यानी डिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा जो है वो डिंगल भाषा होती है और पिंगल भाषा जो है वो अपभ्रंश प्लस ब्रिज भाषा होती है। तो दोनों भाषाओं का उस समय समावेश किया गया था, डिंगल पिंगल भाषा का किया गया था। और अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है, यानी अलंकार जानबूझकर नहीं, स्वाभाविक दृष्टि से वो उसमें प्रयोग किया गया है। और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव जो है उस समय पाया जाता है। तो आदिकाल की जो प्रवृत्तियां वो इस प्रकार है कि युद्धों का चित्रोपम वर्णन, वीर श्रृंगार रस की भावना, ऐतिहासिकता का अभाव, प्रामाणिकता में संदेह है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता, विविध छंदों का प्रयोग किया गया, डिंगल भाषा पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया, अलंकारों का प्रयोग किया गया और राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव उस समय देखने को मिलता है। तो ये थी आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब हम बात करते हैं आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और कवियों की। तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और कवियों को हमें 3-4 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले रासो काव्य और उसके बाद रास काव्य, रास को जैन काव्य भी कहा जाता है, नाथ साहित्य रचे गए और इसके बाद सिद्ध साहित्य और अन्य कुछ रचनाएं भी हमें मिली है। तो एक एक पर देखते हैं कि रासो काव्य जो है प्रमुख कौन कौन से हैं। तो पृथ्वीराज रासो की रचना जो है वो चंद्रबरदाई ने की थी और इसके बाद बिसलदेव रासो की रचना है वो नरपति नाले के द्वारा हुई। परमाल रासो जो है जगनिक ने लिखा था। इसके बाद खुमान रासो जो है दलपत विजय की रचना थी। अब हम देखते हैं रासो जो है जैन साहित्य।
जैसे भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसमें भरत और दो भाइयों के का वर्णन किया गया है, इसमें शालिभद्र सूरी की रचना है। बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की रचना है। पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी की रचना है। जैसे चंदनबाला रास है वो आसगु की रचना है। नाथ साहित्य की जहां पर हम बात करते हैं तो नाथ साहित्य के प्रवर्तक जो है मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ को माना जाता है, जिसका समय था 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में। तो इसके बाद गोरखनाथ की जो रचनाएं थी गोरखवाणी नाम से प्रसिद्ध थी, जिसका विवेचन जो है पीताम्बरनाथ बड़थवाल ने किया था। इसके बाद सिद्ध साहित्य को देखा जाए कि सर्रापा की रचना है, दोहा कोश, सबरप्पा चर्यापद की रचना है और डोंबी विपा है जो डोंबी गीतिका की रचना है। अन्य रचनाओं की बात करें, जयचंद्र प्रकाश की रचना जो है भट्ट केदार ने की, जयमंक जस चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि ने की, डोला मारूरा दुहा जो कि प्रमुख रचना है कुशल लाभ ने इसकी रचना की थी। इसके बाद खुसरो की पहेलियां अमीर खुसरो ने की थी और हिंदी साहित्य का खड़ी बोली का प्रथम जो कवि है वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। विद्यापति की पदावली है वो विद्यापति की प्रमुख रचनाएं थी। तो ये था हमारा आदिकाल के दौरान प्रमुख कवि और रचनाएं। इसके बाद हम बात करते हैं इतिहास लेखन की परंपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी डालिए। तो इतिहास लेखन परंपराओं के दौरान हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा है वो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुई थी। तो सबसे पहला जो लेखक था वो था गारसा दत्तासी जो कि फ्रेंच विद्वान था। उनका लेख था इच्छवार दल्ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। 1839 में उन्होंने लेख को लिखा था। गारसा दत्तासी फ्रेंच भाषा में था जो कि हिंदी भाषा में नहीं था, फ्रेंच भाषा में था। फ्रेंच विद्वान था। इच्छवार दल्ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी 1839 में। दूसरा ग्रंथ देखें शिव सिंह सेंगर ने रचा शिव सिंह सरोज 1883 में उसकी प्रकाशन हुआ, रचना हुई। इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने ग्रंथ लिखा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। इसके बाद मिस्र बंधुओं ने ग्रंथ लिखा मिस्र बंधु विनोद जिसकी रचना है वो 1913 और 14 में 3 भागों में हुई थी। तो ये थे प्रमुख ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के। धन्यवाद।